पूरे देश में इस वक्त वक्फ कानून को लेकर हंगामे जैसा माहौल है। जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक विरोध जताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इस बिल को पास करने से मना कर दिया है। पूरे देश में इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इससे विपरीत कुछ मुस्लिम संगठन इसका पक्ष भी ले रहे हैं और मुस्लिम साथियों से कह रहे हैं कि आप भड़काऊ बातों में ना आए। इसी बात पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि यादव जी। हम उनसे जानेंगे पूरी सच्चाई क्या है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि वक्फ क्या है, इसमें क्या संशोधन हुए हैं और अब इस मुद्दे पर इतना चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, इसको अगर स्टेप बाय स्टेप समझे हैं तो 1923 जब यानी कि देश आजाद नहीं हुआ था, तब जो है कई गांव ऐसे थे अंग्रेजों ने जो है मुस्लिमों को दे दिए थे। उसके बाद से वो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे। लेकिन बात आजादी के बाद की करें तो 1954 में ऐसा पहली बार हुआ कि वक्फ जो है वो एक अधिनियम बनाया गया और वो पहली बार 1954 में बना और उसमें तुरंत यानी कि अगर लगाए साल भर भी नहीं हुआ होगा, 1955 में 1955 में उसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और तब से ये चला आ रहा था। लेकिन सबसे पहला और मूल कारण यदि समझे वक्फ क्या है, किसे कहते हैं और इसकी जो है परिभाषा क्या है, तो यदि मुस्लिम धर्मगुरुओं के अनुसार माने तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी चीज जो वो अपने ईस्ट के नाम पे, अल्लाह के नाम पे यानी कि डोनेट करते हैं। कोई भी आदमी अगर आपके पास उदाहरण के तौर पे 100 गज, 200 गज, 500 गज, एकड़, 2 एकड़, जो मर्जी आप अपनी इच्छा अनुसार डोनेट करना चाहें, वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। यानी कि वो एक बार यदि वक्फ हो गई तो उसको आप दोबारा से अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। सर, क्या ये जो प्रॉपर्टी होती है सिर्फ मुसलमानों की होती है? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है, जो डोनेट करने वाले लोग होते हैं, ये उन्हीं की प्रॉपर्टी होती है और एक बार अगर किसी ने डोनेट कर दी और वो प्रॉपर्टी वक्फ हो गई तो वो रेगुलर वही रहेगी, यानी कि वो चाहते हुए भी उसे विड्रॉ नहीं कर सकता। और जिस तरह से यदि बात करें अभी मौजूदा स्थिति की, तो आप बेहद जो है आश्चर्यचकित रहेंगे कि पहले आंकड़ों की और अब के आंकड़ों में कितना फर्क है। 4 लाख एकड़ जमीन जो है 2009 तक जो है वक्फ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन 2009 से और आज 2025 में हम खड़े हैं, लेकिन 2024 तक जो आंकड़े आए तो 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा भूमि जो है वो वक्फ के पास है। और पहले नंबर पर जो है देश के अंदर बात करें तो जो भूमि है वो रेलवे के पास है। आपने देखा होगा रेल विस्तारीकरण जो है पूरे देश में है। दूसरे नंबर पर यदि कोई भूमि है तो वो सेना के पास है। और तीसरे नंबर पर जो देश के अल्पसंख्यक कहलाते हैं, जिनकी संख्या कम है, वो अपने आप को कहते हैं हम अल्पसंख्यक हैं, तो उनके पास इतनी बड़ी मात्रा में भूमि है। 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा भूमि जो है वक्फ की है। और एक और मैं अपने आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये बता दूं, एक और आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। सितंबर 2024 बीते वर्ष की बात करें तो 5,973 ऐसी सरकारी प्रॉपर्टियां हैं जिन पे वक्फ के जो कर्मचारी अधिकारी थे उन्होंने दावा कर दिया कि ये भी हमारी है, जिसमें कई सारी प्रॉपर्टियां 100 से ऊपर तो दिल्ली की हैं। ऐसी रेलवे की प्रॉपर्टियां हैं, सरकारी जो है कार्यालय हैं, और अपने यदि कई बात करें तो जो पार्लियामेंट के आसपास की प्रॉपर्टियां हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र बात है कि सरकारी प्रॉपर्टियां, वो भी लगभग मैंने बताया 6,000 के करीब जो प्रॉपर्टियां हैं, उन पे भी वक्फ का दावा है। सर, तो ऐसी कौन सी इस कानून में चीजें हैं, कौन से संशोधन हैं जिसका मुस्लिम पक्ष और विपक्ष इतना विरोध कर रहा है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया कि 1955 में संशोधन हुआ जी। उसके बाद 1995 में हुआ, दोबारा से अमेंडमेंट किया गया और 1995 का जो संशोधन हुआ उसमें जो शक्तियां थी वक्फ की वो बहुत बढ़ा दी गई। और वो इतनी बढ़ा दी कि यानी कि कोई भी आदमी किसी प्रॉपर्टी पे अपना दावा जो है ये वक्फ होने का कर सकता था, जिसका मालिकाना हक ना मिले, कोई और चीजें हो, तो वो उन्हें वक्फ की समझ लेते थे कि ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड की है। लेकिन उसके बाद हद तो तब हो गई जब सेक्शन 40 को जोड़ा गया 2013 में। और सेक्शन 40 जो है अब जिसके खत्म करने की बात हो रही है, सेक्शन 40 क्या है, जिसपे पूरे देश में आपने अभी कहा कि हल्ला क्यों है। अगर सेक्शन 40 की बात करें तो वो
अपने आप में एक इस तरह का सेक्शन है कि उसमें इतनी सारी शक्तियां हैं कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को अपना कह सकता है। कानूनी अधिकार जो है सेक्शन 40 में ऐसे हैं कि जो न्यायपालिका है वो भी वक्त की है। वो जो निर्णय सुना देंगे, आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट नहीं जा सकते, कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कहीं जिला कलेक्टर या कलेक्टर से ऊपर कमीशन की जो अदालत होती है, मंडल कमीशन जिसे बोलते हैं, उनकी अदालतों में आप नहीं जा सकते। तो सेक्शन 40 जो है वो भी बेहद खतरनाक है और 2013 में ये अमेंडमेंट के बाद लाया गया था। और अब जैसा कि आप कह रहे हैं, अब जो है कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर इन बदलावों की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 40 के करीब है। और अभी आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश में लगातार जो है इस पे शोर शराबा भी है। सर, शोर शराबा चल रहा है, साथ में जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनको धमकियां भी मिल रही हैं। तो इस कानून में ऐसा क्या है और इस कानून से किसको फायदा है और किसको नुकसान है? देखिए, फायदे नुकसान की बात जहां तक है, हर आदमी अपने एजेंडे को पेश करने में लगा हुआ है। कुछ जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो इसका फेवर भी कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी। सर, बात करें अजमेर दरगाह की, वो लोग फेवर कर रहे हैं। बिहार गवर्नर जो खुद मुस्लिम है, आरिफ मोहम्मद खान, वो इसका फेवर कर रहे हैं। कई जो वैसे भी न्यूट्रल जो लोग हैं वो भी, हालांकि जो भाजपा में जो मुस्लिम लोग हैं, चाहे शाहनवाज हुसैन हो या मुख्तार अब्बास नकवी हो, वो तो चलो ये विपक्षी दल ये भी कह सकते हैं कि वो भाजपा ही है। लेकिन बात है मुखालफत में उनको कहाँ परेशानी है, नए अमेंडमेंट में चीजें कहाँ अब जाकर खड़ी होंगी। तो वो जो बड़े बदलाव हैं, सेक्शन 40 को अब खत्म कर दिया गया है, यानी कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को अपना नहीं कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, खासकर सरकारी प्रॉपर्टी को आप अपना नहीं कह सकते। जो सरकारी प्रॉपर्टी है, जहां यानी कि 30 साल, 40 साल, 50 साल देश आजाद हुआ तब से जो चीजें बनी हुई है, चाहे वो राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है या कोई मंत्रालय की बिल्डिंग है जो कई दशकों से चली आ रही है, तो वो चलती रहेंगी। उन पे कोई छेड़छाड़, कोई किसी तरह की टीका टिप्पणी या कोई उसमें अदालती मामला नहीं जाएगा, कोई उस पर सुनवाई नहीं होगी। यानी इस बिल से किसी का नुकसान नहीं है। तो सर, बीजेपी कैसे मुस्लिम समुदाय को ये संदेश देगी, समझाएगी कि ये बिल उनके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है? देखिए, इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। सेक्शन 40 जो है वो मतलब मेन बात है जो मुस्लिम लोगों को भड़काने के लिए काम कर रहा है। कई सारे आप देख रहे हो कि अभी जुम्मे की नमाज पे 31 तारीख को भी पिछले कई जगह दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, खासकर जम्मू में भी हुई और बंगाल में आगजनी हुई। समझने वाली बात यह है कि सरकार ये कहना चाहती है कि आप सरकारी प्रॉपर्टियों को अपना ना कहे। जो वक्फ बोर्ड थे उसमें अब जो संशोधन किया गया उसे खत्म नहीं किया गया। ये कहते हैं कि संविधान से छेड़छाड़ की गई। उसमें अमेंडमेंट जो किया गया उसमें क्या जो चीजें हैं जो अब नहीं मिलेंगी बिल में, जो अब है, आप मनमर्जी किसी भी आदमी को प्रॉपर्टी को अपना नहीं कह सकते। वो वहां के कलेक्टर के पास अपील कर सकता है, वो जिला अदालत में अपील कर सकता है, वो कोर्ट में अपील कर सकता है। वक्फ प्रॉपर्टियां जो हैं उनका सर्वेक्षण, यानी कि उनकी निशानदेही कौन सी है, कौन सी नहीं है, कहां तक है, उसका एरिया क्षेत्रफल क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन खुद वक्फ बोर्ड करता था पहले। सर, नाराजगी इस पर भी चल रही है कि कलेक्टर को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं बजाय बोर्ड के। देखिए, मैंने कहा ना कि रेवेन्यू रिकॉर्ड वालों को, अधिकारियों को इसमें शामिल रखा गया है, इसमें कलेक्टर को शामिल रखा गया है, इसमें मंडल आयुक्त को शामिल रखा गया है और साथ ही साथ न्यायपालिका के दरवाजे खोल दिए गए हैं। तो ये सारा जो ओपन अप किया गया है कि किसी को कहीं दिक्कत है तो अब वो वक्फ बोर्ड न्याय प्रणाली का नहीं रही, वो कोर्ट में जा सकता है, कलेक्टर के पास जा सकता है और वो सारी चीजें अपनी पटल पे रख सकता है। इस तरह की व्यवस्था जो है नए बोर्ड में, और खासकर ये भी बातें हैं कि अब जो अमेंडमेंट है उसमें जिस तरह के लेखा जोखा की बात थी, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पे भूमि थी तो पट्टे पे और बेचने पे जो है 2013 में रोक लगा दी थी। कुछ लोग फिर भी चोरी छिपे इसका घालमेल कर रहे थे। अब इनके खातों की ऑडिट जो है सरकार जब चाहे तब कर सकती है। तो ये लाजमी है, जिन लोगों के करप्शन के दरवाजे बंद हुए होंगे वो अपना एक एजेंडा जो है अलग से चला रहे हैं और जो भोले भाले लोग हैं उनको शायद भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जी सर, वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को भी जगह दी गई है जिसकी वजह से विपक्ष उसका जोरदार विरोध कर रहा है, मुस्लिम पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। देखिए, उसमें पहले की और अब की यदि तुलना करें तो हिमांशु, उसमें पहले क्या था कि पहले जितने भी मेंबर बनते थे वो सब मुस्लिम होते थे, मैंडेटरी था। लेकिन अब जो फॉर्मर न्यायाधीश है, पूर्व न्यायाधीश, सांसद, कोई डिग्निटी यानी कि जो जुड़ता है, रिटायर्ड आईएएस वगैरह जो जुड़ता है,
वो दोनों गैर मुस्लिम हो सकते हैं। 2 महिलाएं जोड़ना मैंडेटरी कर दिया, यानी कि जिस तरह से मोदी जी ने 3 तलाक को इम्प्लीमेंट जी। किया था और उसके बाद ये बताया था कि मुस्लिम महिलाओं का अधिकारों का हनन हो रहा था और वो जो है इस बात की अपने आप को शोषित महसूस कर रही थी कि जो मर्जी जो है उनके शोहर तलाक जी। करके और उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। तो उसी तरह से महिलाओं को तरजीह दी गई है इस बिल में। जी सर, महिलाओं को तरजीह दी गई है और पसमानदा मुसलमानों को तरजीह दी। इसके पीछे बीजेपी का संदेश क्या है? देखिए, इसमें ये एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि एक ही सेकंड में ये पास हो गया या कोई चुनावी एजेंडा अभी नजदीक है। आपने देखा होगा जेडीयू जिस तरह से उनके 6-7 लोग भाग गए। बिहार में चुनाव है, जेडीयू इसमें साथ था। बात करें सिंधे गुट की शिवसेना, वो भी इसमें साथ था। और अलग से बात करें टीडीपी की, आंध्रा वालों की जो अभी सरकार के सहयोगी हैं, वो भी इसमें साथ थे। पवन कल्याण की जनसेवा पार्टी इसमें सहयोग कर रही थी। विपक्षी दल की बात करें, पहली बार ऐसा हुआ है जहां तक मैं समझ रखता हूं अपनी, कि 288 वोट इस बिल के फेवर में पड़े। 232, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष एकजुट हो गया। 232 वोट जो है अगेंस्ट पड़े, यानी कि विपक्ष बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गया। और यदि राज्यसभा की हम बात करें, उसमें भी 128 का आंकड़ा शायद जो है पक्ष का था और 95 का विपक्ष का था। तो वो भी एक ऐसा आंकड़ा था। लेकिन जहां तक आपने भी सवाल किया कि सरकार जो है वो इसे क्यों लेकर आई, वो एक ट्रांसपेरेंसी है। आप ये नहीं कह सकते कि देश में जो है कानून व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, कि किसी भी चीज पे आप उंगली टेकेंगे और कहेंगे कि वो मेरी और उसकी कहीं अपील नहीं हो सकती, कोई सुनवाई नहीं हो सकती। तो एक ट्रांसपेरेंस तरीके से मुझे लगता है ये व्यवस्था की गई है। और उसमें यदि मुसलमान भाइयों को भी कोई दिक्कत है, वो भी कोर्ट में जा सकते हैं, उनकी भी बात रखी जा सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इससे जो बचाया गया पार्ट है, जो 6000 प्रॉपर्टियों पे 2024 सितंबर तक दावा किया था मुस्लिम संगठनों ने, खासकर वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने, वो सरकारी प्रॉपर्टियां जहां वो आम जन की है। सरकारी संस्था ऐसा नहीं है कि किसी क्रिश्चियन की है, किसी सिख की है, किसी हिंदू की है, वो एक सभी की है और वो पब्लिक डोमेन की है और आम जन के लिए काम आने वाली चीजें। तो कम से कम उन्हें तो बख्शा जाए, उन्हें छोड़ा जाए। सर, इसी पर विपक्ष ये कह रहा है कि जैसे हिंदू बोर्ड होते हैं, हिंदू मंदिर होते हैं, वहां की कमेटियां होती हैं, उसमें कोई भी गैर हिंदू नहीं होता है, और लेकिन वक्फ बोर्ड को मुस्लिम है, और इसमें क्यों गैर मुस्लिमों की जगह है? आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया और मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ उस तरीके से। कभी आपने ऐसी कोई मस्जिद, ऐसी कोई मजार, ऐसा कोई मकबरा देखा है जिसको सरकार कंट्रोल कर रही हो? नहीं। तो फिर आपने देखा नहीं कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को कौन कंट्रोल करता है? आपने देखा नहीं कि ये जो गुड़गांव में शीतला माता मंदिर है उसको श्राइन बोर्ड कंट्रोल करता है? तिरुपति बालाजी को जो है अलग से ट्रस्ट कंट्रोल करती है, साईं बाबा को जो है अलग से ट्रस्ट कंट्रोल करती है। तो ये बहुत सारे हिंदू जो बहुसंख्यक हैं, जिस तरह से बात कहती है, उनके जो मंदिर हैं वो तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते सरकार क्यों कंट्रोल कर रही है, क्योंकि धर्म का पैसा, किसी भी धर्म की बात हो, वो धर्म में लगना चाहिए। लेकिन हम दूसरे की प्रॉपर्टी को, दूसरे की चीजों को अपना ना कहें, ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। 2009 तक जो प्रॉपर्टी 4 लाख एकड़ थी, वो 2024-25 तक आते आते 8 लाख एकड़ कैसे हो गई? तो इस तरह की चीजें यदि रिकॉर्ड पे रहेंगी, सारी चीजों के प्रमाण रहेंगे, किसने डोनेट की, कहां से आई, रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या है, और राजस्व विभाग के अधिकारी उसमें जुड़े रहेंगे, और मुस्लिम भाइयों को भी यदि दिक्कत है तो वो कोर्ट में जाए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि जस्टिस जो है वो सभी को मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक जगह से आप संतुष्ट नहीं है, आपने वक्फ बोर्ड के न्याय प्रणालिका में अपनी अपील की, उन्होंने आपको डिस्पोज ऑफ किया, तो आप कहीं अपील ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वो लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस होता है, आदमी को अपील करने के राइट्स हो, और वो सभी को राइट मिलेंगे अब नए एक्ट के अनुसार। सर, सबको राइट्स मिलेंगे, ये ठीक है, लेकिन कुछ जो छात्र हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जेएनयू में छात्रों ने इसका विरोध किया, अभी पश्चिम बंगाल में आज छात्रों ने इसका विरोध किया है और प्रदर्शन किया है। इसी के साथ जो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे राज्य में ये बिल हम पास नहीं करेंगे। तो नेताओं की तो मैं जो समझता हूँ बात, कि कुछ नेता अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह का एजेंडा अपना चलाते रहते हैं। 1954, 1955, 1995, 2013 अगर तब अमेंडमेंट किए तब किसी को परेशानी नहीं थी, तो अब 2025 के अमेंडमेंट से क्या परेशानी है?
तब भी अमेंडमेंट किए गए थे और सरकार तो कहती है कि वक्त को खत्म नहीं किया गया है। अगर वो अभी भी स्टैंड कर रहा है, उसकी शक्तियों को जो है एक तरीके से एक पैरामीटर में सजा दिया गया है, यानी कि कानून के मुताबिक सब जो है इस देश के सिटीजन है और कानून सभी पे लागू होगा। बिल्कुल। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये कहना कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, ये कहना कि मुस्लिमों से उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, ये तो कहीं उस एक्ट में नहीं है कि मुसलमानों से उनकी प्रॉपर्टी का हक जो है कोई हिंदू कब्जा कर लेगा, कोई सिख कब्जा कर लेगा या कोई ईसाई मिशनरी वाले कब्जा कर लेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि उनका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। लिटिगेशन होंगे तो जो है राजस्व विभाग, कलेक्टर और मंडल कमीशन के साथ साथ कोर्ट भी देखेंगे, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या अपर कोर्ट हो, यानी कि हाई कोर्ट हो। जो इस तरह का फ्रीडम अब दिया गया है, अगर आप पूरी तरह से इनोसेंट हैं, आपके काम में ट्रांसपेरेंसी है, तो सरकार को ऑडिट करने का जो राइट अभी नया अमेंडमेंट में लिया है, तो करने दो ना ऑडिट, क्या दिक्कत है? जब आपने कुछ गलत किया नहीं तो हिडन किस बात का रखना, किस बात का छुपाना? सर, ऐसा ही कुछ माहौल यूसीसी के समय भी बना था। जब यूसीसी पास हुआ था उस टाइम पर भी ऐसा ही माहौल बना था पूरे देश में, आंदोलन का, प्रदर्शन का। देखिए, इसमें दोनों बातें हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं क्या समझता हूं कि सरकार को जो है ये चीजें बहुत बारीकी से, क्योंकि हर आदमी तक जो है वो रीच नहीं है कि वो इसकी बारीकियों को समझे। कुछ लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, उसमें भीड़ को जो है अपने साथ यूज करते हैं और वो फिर हल्ला गुल्ला करते हैं। तो सरकार जो है वो अलग तरीके से ग्राउंड लेवल पे इन चीजों को समझाए, चाहे वो कैंप से समझाएं, अपने लोकल लीडर से समझाएं। 18 से 22 राज्यों में जो है अलायंस वगैरह के साथ बीजेपी रन कर रही है और बीजेपी जो है अब केंद्र में भी है और एनडीए का रूप है, सहयोगी दल भी उनके साथ है। तो इसको सही तरीके से, इसके फायदे क्या हैं, क्या अमेंडमेंट है, किसको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यदि किसी के क्वेश्चन है तो मैं समझता हूं कि उनके जवाब देने चाहिए, क्योंकि अमेंडमेंट पहले भी हुए हैं और अमेंडमेंट ही है, किसी तरह बिल को खत्म नहीं किया गया है। लेकिन देश की प्रॉपर्टियों को जलाना, देश में किसी तरह का जो है माहौल इस तरह का पैदा करना और ये कहना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया उसे नहीं मानेंगे, वो लगता है कि अनार्किस्ट वाली बातें हैं। और सरकार जो है वो केंद्र की अगर कोई बात कानून बनाती है तो वो मानना जो है बाध्यता हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी है। और अंतिम बात यदि करें तो अब देश की सर्वोच्च अदालत में ये मामला पहुंच चुका है। कई सारी 15-16 जो है याचिकाएं लग चुकी हैं और उम्मीद है कि अगले 2-4 दिनों में इस पे सुनवाई भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ रवि यादव जी, जिन्होंने वक्फ कानून के बारे में पूरी जानकारी दी। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।